हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम समग्र बनाने के लिए और 2023-24 में आपकी होने वाली एग्जाम्स, स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की एग्जाम्स में आपकी तैयारी को रणनीतिक बनाने के लिए हमने ये सीरीज चालू की है। और इसमें हम आपके बिल्कुल देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि पहले हमारे सारे वीडियोज़ को देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों हम एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और एनसीईआरटी देखना, आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी की पीडीएफ भी हमने शेयर की है, किस तरीके से हम एडिट करके बहुत अच्छी तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिंक करके और ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उनको अच्छे से देख सकते हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा सी सेट चल रही है दोस्तों। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक घटना चक्र सीरीज चल रही है, जिसमें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट है वो अपना प्री का रिवीजन कर सकते हैं। 2 वीडियो जिसमें रेगुलरली आते हैं और आज भी वीडियो आएंगे इसमें, तो रेगुलरली इसमें वीडियो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। और उसमें किस तरीके से आपके घटना चक्र को कवर किया जाता है। अभी पॉलिटी और इकोनॉमी वाला पार्ट चल रहा है, तो कुछ चीज़ें उसमें जो कवर हमारे जो स्टेटिक्स वाले पार्ट में है उनका रिवीजन इसमें किया था। इसके अलावा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अभी भी पॉलिटी और इकोनॉमी वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें हम पॉलिटी में लगभग 25 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं पर लेक्चर, और इकोनॉमी में लगभग 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा उद्देश्य है दोनों सब्जेक्टों को कंप्लीट करना है नवंबर में, इसलिए थोड़ी सी इसमें स्पीड हम बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हम ध्यान रखना है किस तरीके से करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ भी इसमें जोड़ रहे हैं और प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए चलाई जा रही है। बस आपसे एक ही डिमांड है, वो डिमांड है कि आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सीरियस रहें और हमारे द्वारा बताई जा रही चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें और एग्जाम में फायदा उठाएं। यही चीज़ है, क्योंकि देखो कोई कितना ही बताए, कोई कुछ भी पढ़ाए, कि जब तक आप खुद अपने लेवल पर उसका फायदा नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक आप खुद फायदा नहीं उठाओगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और रेगुलरली इसको अच्छे से फॉलो करना है। अभी हमारे द्वारा जो इकोनॉमी पार्ट पढ़ाया जाता है, उस इकोनॉमी में हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे। बैंकिंग मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स में, यूपीएससी में हर बार बैंकिंग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस में घुमा फिरा करके इस बैंकिंग वाले शब्द को जोड़ा जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है आरआरबी। इनके बारे में सुना होगा, इनको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। और रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हुआ क्या था कि जब 1969 में हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 1969 में। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था हमने, ठीक है। और बैंकों की राष्ट्रीयकरण का हमारा उद्देश्य था कि भाई बैंक है, इनकी रीच कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची। उद्देश्य था इसका इनकी बैंकिंग पहुंच को बढ़ाना, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि पहले प्राइवेट बैंक थे तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ही रहते, क्योंकि उनकी वो प्राइवेट बैंक है वो हमेशा काम करता है प्रॉफिट के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में इतना प्रॉफिट होता नहीं, क्योंकि बिजनेस में इतना है नहीं। और दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हमें ज्यादा जो ऋण देना, लोन देना था, वो एक तरह से कहीं ना कहीं सब्सिडी आधार देना था। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक थे, ये जितने बैंक जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ब्रांच स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सोचा था कि क्यों ना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्पेसिफिक बैंक होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही सेटअप हो। तो इसी उद्देश्य से 2 अक्टूबर, ध्यान रखना, इसी उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। और 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। और आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। और 2 अक्टूबर आपको पता है महात्मा गांधी जयंती है, और महात्मा गांधी जयंती यानी ग्रामीण विकास में गांधी जी हमेशा पक्षधर थे। इन्हीं उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों का वित्तीय बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करने के उद्देश्य से आरआरबी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये आरआरबी बैंकों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले इनका उद्देश्य जान लेते हैं। इनका उद्देश्य था ग्रामीण, ये अर्धशहरी क्षेत्र का मतलब है जो अभी ग्रामीण से शहर क्षेत्र में डेवलप हुए, गांवों के आसपास के एरिया, शहर से मतलब कस्बे टाइप में होते हैं, उन अर्ध शहरी क्षेत्रों में क्या लगाएंगे, अपनी शाखाएं लगाएंगे और यहां पर बैंकिंग और वित्तीय ये सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। इस सुविधा के उद्देश्य से रूरल रीजनल डेवलपमेंट बैंक के जो ये बैंक है, इनकी स्थापना की गई थी।
2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और इनको वैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों आरआरबीज एक्ट 1976 के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा इनको इसका दर्जा दिया गया था। किसका? एक्ट के माध्यम से इनको वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो एक चीज आपको ध्यान रखिए, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। दूसरा एक चीज इंफॉर्मेशन एक है कि इसको इस एक्ट के द्वारा इनको स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में, ये राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करेंगी, ये राज्यों की कंट्रोल में रहेगी। राज्यों की वर्तमान में इसका कंट्रोल है, अगर इसकी बात करें कंट्रोल, ये भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्रालय इन पर कंट्रोल करता है। और दूसरी बात, ये सरकारी बैंक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इनकी एक चीज और है कि इनका मुख्य उद्देश्य तो ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन मैंने कहा कि अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी ये शाखाएं स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और है कि आरआरबीज की अगर मैं बात करूं तो ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही है, ये भी अनुसूचित बैंक है। और अनुसूचित बैंक के बारे में बता दिया। वाणिज्यिक बैंक यानी वो है बैंक जो मुख्य रूप से कॉमर्शियल एक्टिविटी और लाभ के लिए काम करता है। और वाणिज्यिक बैंक ये हो गया। और अनुसूचित बैंक का मतलब है बैंक जो 1934 के जो एक्ट है, हमारा बैंकिंग एक्ट है, उस एक्ट की शेड्यूल 2 में जो रजिस्टर्ड होता है उसे हम अनुसूचित बैंक बोलते हैं। तो आरआरबी उसके अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा आरआरबी चूंकि बैंक होते हैं तो इनको भी सीआरआर रखना होता है। सीआरआर का मतलब अपना एक निश्चित हिस्सा है, इनको किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। इनको अपना एसएलआर रखना पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है। इसके अलावा इनको बेसल मानक, अब बेसल मानक का टेंशन मत होना, बेसल मानक मैंने बताया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, इसको विस्तार से हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो बेसल मानक है, उनका भी फॉलो आरआरबीज को करना पड़ता है। सब चीज इनकी है, लेकिन दिक्कत है कि कॉमर्शियल बैंक है, ये अपनी शाखाएं कहीं भी लगा सकते हैं, जबकि आरआरबीज की ये बैंक है, इनका क्षेत्र प्रतिबंध है। ये शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में या ये केवल शाखाएं लगा सकते हैं कहां पर? अर्ध शहरी क्षेत्र में अपनी शाखाएं लगा सकते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक इस तरीके से जो आरआरबी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आरआरबी जो बैंक है, जो रूरल डेवलपमेंट बैंक है, वो मुख्य रूप से क्या करते हैं? ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में क्या लगाते हैं? ऋण। तो अभी इस तरीके से इनकी मैंने विशेषता बता दी कि इनको आरआरबी से कैसे अलग रखा जाता है, कॉमर्शियल बैंकों से कैसे अलग है और कैसे समानता है। समानता कैसे? वही शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड है। समानता कैसे कि कहीं ना कहीं इनका ये भी एसएलआर, सीआरआर, बेसल मानक है, इनको फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई है, इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। ये सारी चीजों में ये वाणिज्यिक बैंकों के समान है, बट डिफरेंस है कि ये किसी क्षेत्र तक सीमित है, रूरल क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्र तक सीमित है। सरकारी बैंक ये चीज ध्यान रखना। और इन सरकारी बैंकों की अगर मैं बात करूं एक चीज, तो इन सरकारी बैंकों की खास बात है कि इन सारे बैंकों में 3 आरआरबीज है। इन आरआरबीज में जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो 3 स्तर पर बटी हुई है। इसमें यह है कि 50% हिस्सेदारी इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। और 15 अगर बात करें 15% हिस्सेदारी इसमें स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें 35% है तो एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, एक प्राइवेट बैंक होता है, और सामान्यतः वर्तमान में कौन है? वो एसबीआई। तो इनके ये मालिक होते हैं 50, 15, 35%, ये इनके मालिक होते हैं। और इसकी बात है कि अगर इनके कार्य की हम बात करें तो दोस्तों एक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे लोन देना, किसानों को केसीसी देना, किसानों की जमाएं स्वीकार करना, किसानों को छोटी छोटी चीजें हैं वो जो वित्तीय क्षेत्र है उनकी चीजें प्रोवाइड करवाना, जैसे गांवों में मनरेगा का जो वेतन आता है उसका वितरण करना, पेंशन है उसका वितरण करना। ये डेबिट कार्ड भी देता है, क्रेडिट कार्ड भी देता है दोस्तों। मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं, ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग यानी इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीजें, यूपीआई, ये सारी फैसिलिटी जो है इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और मैंने बताया कि इस बैंक में हिस्सेदारी की अगर मैं बात करूं तो इस बैंक में हिस्सेदारी केंद्र और राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक। अब प्रायोजित बैंक है वो कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो सकता है। वर्तमान में कौन है? एसबीआई, ठीक है। और इनका शेयर इस तरीके से बटे हुए। प्रायोजिक बैंक वर्तमान में एक भारतीय स्टेट बैंक है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था है उसको लाभ पहुंचाना चाहिए। और आरआरबी एक ही राज्य में काम कर सकता है, एक आरआरबी एक ही राज्य में। ये ध्यान रखना, अगर कोई आरआरबी है तो एक ही राज्य में काम करता है, क्योंकि नॉर्मली इसमें राज्य सरकार का भी भागीदारी होती है। तो इसकी शाखाएं सामान्यतः उसी आरआरबी की उसी राज्य में स्थापित होती है। तो ये है आरआरबी की बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें तो 2021 के शुरुआत में 43 आरआरबीज थे और इनकी लगभग 22,000 शाखाएं वर्तमान में है। आरआरबीज की अगर मैं बात करूं और भी चीजें, थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूं
कि आरआरबीज है ये गवर्नमेंट के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के अंतर्गत आते हैं, जो किसी क्षेत्र स्तर पर इनको जारी किया जाता है। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसका इन पे कंट्रोल, वो उसकी मालिक होती है। और इसमें मुख्य रूप से इसका स्टेटस देखें हम तो स्टेटस ये है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% हिस्सेदारी है वो किसी स्पेशल बैंक की होती है, स्पॉन्सर बैंक की होती है। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना की गई थी और 1976 के आरआरबीज एक्ट के अंतर्गत इनको क्या कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया। ये है आरआरबीज की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक बात करूं तो आरआरबीज है, अभी सरकार ने 2015 में आरआरबीज में कुछ कमी थी, इनको सुधार करने के लिए एक संशोधन लाया गया। आरआरबी में कुछ कमी थी और कमी क्या थी वो मैं बताता हूँ। कमी ये थी कि एक तो इनकी ब्रांचेज बहुत ज्यादा थी तो इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। सेकंड कमी है कि चूंकि ये राज्य के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और मतलब ये सरकारी थे और सरकार में कई राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो राज्य अपनी हिस्सेदारी देने से इसमें करवा रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट उनको हो नहीं रहा। तो उसको दूर करने के लिए और इसके अलावा पहले इनके पास एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि देखो बैंक है, कि आरआरबी बैंक है, अगर मान लें कभी इनको कैपिटल की जरूरत पड़गी तो ये पहले कैपिटल बाहर से नहीं ले सकते थे, केवल कहां से मिलती थी इनको कैपिटल, नाबार्ड से। तो इन कमियों को दूर करने के लिए 2015 में आरआरबी एक्ट 1976 से उसको लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इनकी पूंजी को बढ़ाया जाए और इनको यह बोला गया कि अब आप पूंजी केवल, यानी कि अब आप पूंजी की जरूरत केवल नाबार्ड से नहीं, अब आप जनता से भी शेयरों के माध्यम से अपनी पूंजी क्रिएट कर सकते हो। शेयर जारी कर दो, जनता निवेश करेगी, आपको पैसा मिल जाएगा। और ध्यान रखना इससे इनका पैसा या पूंजी लेने का जो स्कोप है वो बढ़ गया। और ध्यान रखना कभी भी स्थिति ऐसी होती है कई बार कि अगर आपको बड़ा निवेश करना है, आपको हिस्सेदारी बढ़ानी है तो आपको इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता है। पहले इनके पास ये अधिकार नहीं था, अब इनके पास ये अधिकार आ गया 2015 के एक्ट के द्वारा। अगला क्या बात हुई थी, इसमें बोला गया कि सरकार इक्विटी हिस्सेदारी कमजोर करने की अनुमति देता है। इसमें बोला कि सरकार की हिस्सेदारी है वो अभी 100% है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको 51% तक ला सकते हैं। इसकी स्वीकृति देता है कौन, 2015 का ये एक्ट। 2015 के एक्ट में बोला कि कोई राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी 15% से कम नहीं कर सकती और यदि वो 15% से कम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगी। ये इस एक्ट में एक बात और थी जो यहां नहीं लिखी, मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार से 2015 के एक्ट के द्वारा 2015 के एक्ट में एक बात और बोली कि आरआरबीज को मर्जिंग करने की बात की जानी चाहिए ताकि इन पे आने वाली अनावश्यक कॉस्ट्स को रोका जाए। तो एक था 2015 के एक्ट में इनकी मर्जिंग की बात की थी। दूसरा, इनको पूंजी का जो व्यापकता का अधिकार दे दिया कि आप पूंजी कहीं से ले सकते हो। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी स्थिति में 15% से कम अपना शेयर है वो नहीं कर सकती। और चौथा, इसमें यह था कि राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट है वो अपनी हिस्सेदारी 51% तक ला सकती है, अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है, वो प्राइवेट क्षेत्र को भी इसमें हिस्सेदार बना सकती है। इस आधार पर आरआरबीज की ये कहानी है दोस्तों। तो आरआरबी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपको बचना नहीं चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या था, इनकी सफलताएं, इनकी असफलताएं, वो सारी चीजें हमने देख लिया। और कुछ चीजें और है जो मेरे नोट्स में हम देखेंगे, अभी ये बुक्स के माध्यम से कुछ चीजें देख रहे हैं पीडीएफ की, कुछ चीजें और रह गई होगी इसमें जो हमारे बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी आ जाएंगे, आपकी चीजें छूटेंगी नहीं। अब एक बात यह है, जब आरआरबी जी है इनको ध्यान रखना सरकार ने रिकैपिटलाइज किया गया था। रिकैपिटलाइज आप समझना, रिकैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर बैंक है तो बैंकों को क्या करती है सरकार, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए उनको पूंजी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कोई बैंक है उसका एनपी ज्यादा हो गया, अब वो बैंक का बेचारा एनपी इतना ज्यादा है कि और लोगों को लोन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा है नहीं है लोन देने के लिए, तो उनको क्या करेगी सरकार, कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी। कुछ शेयर है, मतलब कुछ बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड के माध्यम से आरबीआई उनको क्या करेगी, बॉन्ड या शेयर या सब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको इशू करती है, आरबीआई उस सिक्योरिटी को बैंक को देती है, बैंक उस सिक्योरिटी को आरबीआई या नाबार्ड के पास जमा करेंगे और फिर उससे पैसा लेकर के अपने पास जमा करेंगे। यानी कि देखिए मतलब गवर्नमेंट है वो बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या करेगी, सब वो क्या करेगी, जी सैक जारी करेगी। जी सैक को क्या देगी, बैंक को देगी। जी सैक किसके पास जाएगा, बैंक के पास। बैंक इस जी सैक को या तो आरबीआई के पास माध्यम से या मार्केट के माध्यम से क्या करेगा, पैसा लेगा और इस तरीके से अपनी पूंजी को बढ़ाएगा और इस पूंजी को फिर लोन देगा। लोन जब बढ़ेगा उसको प्रॉफिट होगा तब इस वापस इसको किसको दे देगा, सरकार को देगा। ये था किसका, आरआरबी, इसका मतलब कैपिटलिज्म का। तो रिकैपिटलिज्म में है, आरआरबी की स्थिति भी खराब हुई, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ा, किसानों की सब्सिडी, किसानों के लोन माफ करना, बहुत सारा लोन किसानों का आरआरबी के पास था। इन्हीं उद्देश्यों के लिए क्या हुआ,
कि आरआरबीज की स्थिति खराब हुई तो इनके लिए उनका पूंजी पुनर्पूंजीकरण वो किया गया था। अभी आपको ध्यान है कि आरआरबीज क्या है, आरआरबीज के उद्देश्य क्या है, आरआरबीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है और आरआरबीज में जो संशोधन किया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस तरीके से हमने अभी तक आरआरबीज को देखा। अगली क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला बैंक आता है दोस्तों हमारा मुद्रा बैंक। अगर हम मुद्रा बैंक की बात करें तो होता है, एक आपने योजना का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा बैंक के उसी प्रधानमंत्री योजना की तो इस मुद्रा बैंक का संबंध प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी था। तो मुद्रा बैंक आखिरकार क्या होते हैं, तो नॉर्मली क्या होते हैं कि मुद्रा बैंक है, ये एक तरह से जो निवेशक होते हैं, वो निवेशक होते हैं, उनको जो छोटे निवेशक बेचारे ग्रामीण क्षेत्र के एमएसएमई के निवेश, महिलाएं हैं, कोई सेल्फ हेल्थ ग्रुप है, इनके जो निवेशक है जो मुख्य रूप से स्वरोजगार भी कर सकते हैं, ठीक है, जो रोजगार, जो कोई छोटी कंपनी छोटा बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं उद्देश्यों के लिए एक मुद्रा बैंक बनाया गया। जो मुद्रा बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि देश के, और इसको ध्यान रखना, इस मुद्रा बैंक का मुख्य उद्देश्य निवेश के लिए ऋण देना है। ध्यान रखना, इसमें कस्टमर नहीं आएंगे डायरेक्ट, कोई उपभोक्ता ऐसा नहीं कि गाड़ी को कार लोन या ऋण लेने के लिए, जमा लेने के लिए ये काम करता है। इसमें ये जमा का काम नहीं करेगा, ये लोन देगा, और लोन देगा निवेश के लिए। और लोन जब ये देगा तो किसी भी प्रकार का कोई कोलेटरल नहीं रखेगा। कोलेटरल वो कुछ संपार्श्विक नहीं रखेगा। जैसे आप अगर बैंक के पास लोन देते जाते हो तो बैंक आपका कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट रखेगा, कुछ आपके घर की, कुछ आपकी गाड़ी, कुछ चीजें रखेगा, तब जाके आपको देगा। मुद्रा बैंक ऐसा होता है कि आपको रखने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा अगर आप है, आपके मन में आज मुझे बिजनेस खोलना है, आपके पास है कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ मुद्रा बैंक से आप लोन ले सकते हैं। वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई चीज है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं उद्देश्यों के लिए मुद्रा बैंक की इसकी स्थापना की गई। तो मुद्रा बैंक मुख्य रूप से एकदम से अदर बैंकों से भिन्न हो जाता है, क्योंकि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करता है। ये खुद जमा स्वीकार नहीं करता, बल्कि ऋण देता है निवेश के लिए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंकों यानी मुद्रा बैंकों, गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और छोटे जो फाइनेंसिंग संस्थान है जो गैर कृषि क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे एमएसएमई की काम कर रहे हैं, छोटे व्यवसायों में काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार बनाने हेतु बिना किसी संपार्श्विक रखे उनको लोन देना है। और ये योजना आई थी, हमको पता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें महिलाओं के लिए, जिसमें एसटी एससी के लोगों के लिए एक 1 करोड़ तक के लोन की फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किया गया था, ताकि वो अपने स्वरोजगार हेतु उस लोन को लेकर के निवेश करें और अपना स्वरोजगार है, अपना रोजगार इसको बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से देश में छोटे छोटे मुद्रा बैंक हैं, उनकी स्थापना की गई थी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में है। दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो वित्तीय सुविधाएं करती है, वित्तीय बैंकिंग लेन देन करती है, लेकिन वो लोगों की जमायत स्वीकार नहीं करती, इसलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का दर्जा दिया जाता है। उनको हम आगे अच्छी तरीके से देखेंगे। तो मुद्रा बैंक भी एक नॉन बैंकिंग को है, और इसमें 100% जो योगदान है वो सिडबी के द्वारा दिया गया है। अर्थात मुद्रा बैंक पर जो ओनरशिप है 100% वो किसकी है, सिडबी की। क्योंकि सिडबी क्या है, सिडबी भारत का जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि भारत में छोटी छोटी इंडस्ट्री, एमएसएमई है, इनके विकास के लिए, उनके निवेश के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। सिडबी भी क्या है, एक तरह की संस्था है जो खुद डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ लोन नहीं देता, बल्कि किसी संस्था को या किसी बैंक को, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनके माध्यम से निवेश हेतु फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो सिडबी का कंट्रोल है मुद्रा बैंक पे, ध्यान रखें। तो ये बैंक से इसलिए अलग है क्योंकि तो जमा स्वीकार नहीं करते, बैंक से इसलिए अलग है क्योंकि इनको संपार्श्विक लेने की जरूरत नहीं होती। बिना संपार्श्विक के लिए आपको ऋण दे सकते हैं, कोई लोन, कोई गिरवी आपको नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोन ले सकते हैं। और इनका मोस्ट उद्देश्य है रोजगार जनरेशन, यानी कि ऐसी जगह निवेश देंगे जहां रोजगार जनरेशन किया जा सके, इसी उद्देश्य से। और इस पर 100% जो कंट्रोल है वो किसका है, सिडबी का। तो वही चीज है, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये सूक्ष्म उद्योगों के लिए उनको फंडिंग करते हैं, और ताकि वो उस चीज में निवेश करें, वही इसकी मेन चीजें हैं, इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर इसके थोड़े से कार्य और देखें, मतलब अगर आपको लगे तो, एक तो ये लघु और सूक्ष्म उद्योगों को क्या देते हैं, वित्त पोषण प्रदान करते हैं, और साथ साथ उनको नीति बनाने के लिए भी दिशा निर्देश भी देते हैं। छोटे माइक्रो फाइनेंशियल संस्थाएं होती है, उनके पंजीकरण और विनियमन की प्रक्रिया ये चालू करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतिम छोर तक तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहित करते हैं,
काफ़ी हेल्थ तक अगर आप देखोगे तो मुद्रा बैंक है केवल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट है, काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। और ये जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एमएसएमई है, प्राथमिक क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और एनबीएफसी है, इनको क्या करें, छोटे छोटे लोग हैं इनको ऋण प्रोवाइड करवाता है ताकि ये यहाँ पर निवेश कर सकें। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम थोड़ा सा फैक्ट देखें, 2015-16 के केंद्रीय बैंक में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इनके निर्माण की सुझाव दिया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन उन्हें अब तक वंचित रखा गया था, उनके लिए लोन सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। जैसे एमएसएमई है, छोटे किसान, छोटे व्यापारी है, उनके लिए इसमें लोन देने की बात की गई है। इसके अलावा इसमें वंचित वर्ग है, एसटी एससी, पहली सीढ़ी के इनको भी उद्यमी डेवलप करने के लिए इनको लोन सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। ध्यान रखना, मुद्रा बैंक इसीलिए अन्य बैंकों से एकदम अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस उद्देश्य के लिए मुद्रा बैंक की इनकी स्थापना की गई। ये आर्थिक विकास उपकरण माइक्रो फाइनेंस के उद्देश्य से वंचित वर्गों के लोगों को राजस्व उत्पन्न करने का अवसर देता है और उनके लिए क्रेडिट सुविधाएं इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा उनको वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सहायता भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए मुद्रा बैंक देश के स्वरोजगार के साथ साथ जन कल्याणकारी रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मुद्रा बैंक देखे, आरआरबी देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, इसलिए इनको अच्छे से आप समझना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना क्योंकि यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे। अब है दोस्तों कि विदेशी जो बैंक है हमारे, उनमें एफडीआई होता क्या था कि अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं, तो हमारे यहाँ बैंकों, जब बैंक थे पहले, तो 1991 से पहले हमारे इस बैंकों में एफडीआई का जो विकल्प है वो नहीं था, क्योंकि सरकारी बैंक थे और दूसरी ओर हम एफडीआई उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एफडीआई कहीं ना कहीं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते थे। एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी ने किया है तो किस पे किया है, लाभ पे किया है, और हमारे बैंक थे पहले सरकारी और इनका उद्देश्य था जन कल्याण। तो ऐसी स्थिति में यदि ये इन्वेस्टमेंट इन पे आता तो ये किस पे फोकस होते, लाभ पे, जबकि इनका उद्देश्य था जन कल्याण। इन्हीं उद्देश्यों के लिए हमने एफडीआई है उसको एक तो अलाउ नहीं किया। दूसरा, अगर हम एफडीआई को अलाउ करते, क्योंकि हमने वैश्वीकरण को ज्यादा अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं किया, कुछ प्रतिबंध हमने लगा रखे कि बाहर से आने वाली कोई भी चीज है इसको थोड़ा सीमित रखें। इसको उद्देश्य था कि अगर हमारे यहाँ कोई एफडीआई आएगा दोस्तों, उसने हमारे यहाँ किसी बैंक में निवेश किया तो ये निवेश तो कर दिया, लेकिन जैसे हमारे किसी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होने लगी, अचानक हो सकता है पैसा निकाल के भाग जाए। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको, क्योंकि हमारी बैंकिंग स्थिति या हमारी इकोनॉमी का स्टेटस इतना मजबूत नहीं था कि कोई छोटी मोटी अगर साइकिल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, मंदी की स्थिति आ जाए तो उसको झेल रहे। और आपको पता है कि अगर आपके यहाँ निवेशक आए हैं और अगर आप मजबूत स्थिति में नहीं हो तो जैसे ही आप कमजोर होते हो वो लोग बहुत जल्दी आपका पैसा लेके भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डूब सकता है पैसा। लेकिन अब चूंकि आप बहुत काफी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हो, काफी बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका ये है कि मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है और लोग हैं वो आप पे अच्छे से क्या चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक एक चीज है उसको, और दूसरी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा हो गया और अब भारतीय इकोनॉमी थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसलिए अब अगर विदेशी निवेश आएगा आसानी से जाएगा। इसीलिए अगर वर्तमान में बैंकों में विदेशी निवेश उसको बढ़ा देगा। तो ध्यान रखना, उस टाइम क्यों जरूरी नहीं था, उस टाइम हमारे इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि हम जन कल्याण पे भी काम कर रहे थे, और दूसरा काम हमारा ये था कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्थिर नहीं थी, इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी कि वो छोटी मोटी आर्थिक मंदी के टाइम पर झेल सके। और आपको पता है कि अगर कोई दूसरा निवेशक करेगा तो वो बहुत जल्दी डर जाएगा और तुरंत पैसा लेके भाग जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ निवेश बहुत कम था। जब 1991 में उन्होंने एलपीजी को अपनाया था तो फिर भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश है उसकी अनुमति दे दी, और इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 20% और निजी सेक्टर के बैंकों में 74% तक एफडीआई है उसको अनुमति दे दी, जिसके अंतर्गत 49% स्वचालित मार्ग से आ सकते हैं। थोड़ा सा एफडीआई के बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आया इसलिए बता देता हूँ। एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों कि कोई निवेशक किसी दूसरे देश में जाकर के क्या करता है, निवेश करता है, जिसे उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भारत में दो प्रकार से आता है, एक है इसका स्वचालित मार्ग और एक है इसका सरकारी मार्ग। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा चूंकि टॉपिक आया इसलिए आप डाउट में ना हो, इसे थोड़ा बताता हूँ। जैसे यूएसए का कोई निवेशक है भारत में निवेश करता है तो वो एफडीआई कहलाता है, ठीक है। अब यूएसए का निवेशक, अगर कोई निवेशक, बाह्य निवेशक, कोई विदेशी निवेशक भारत में यदि 5,000 करोड़ से
मतलब यदि वो स्वचालित मार्ग से, ध्यान रखना, स्वचालित मार्ग से अगर वो इन्वेस्ट करता है तो स्वचालित मार्ग से इन्वेस्ट करता है तो वो क्या है, पहले डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद वो केवल आरबीआई को बता सकता है कि मैंने इस कंपनी में इतना निवेश किया है। उसको किसी प्रकार से सरकार की कोई अनुमति लेनी जरूरत नहीं पड़ती। किसमें? स्वचालित मार्ग में। ध्यान रखना, इसको हम आगे देखेंगे कि स्वचालित या ऑटो मोड होता है, इसमें कौन कौन सी निवेश आता है। तो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ये है कि कोई भी निवेशक, विदेशी निवेशक पहले निवेश कर सकता है और निवेश के 30 डेज के अंतर्गत वो आरबीआई को इंटीमेट करता है। बस इतना ही करना पड़ता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना पड़ता, कोई टफ काम नहीं है। सरकारी अंतर क्या है कि अगर कोई सरकारी मार्ग है तो सरकारी मार्ग में कोई निवेश करना चाह रहा है तो दोस्तों वो निवेश सरकार की अनुमति से जाएगा। और सरकारी अनुमति है, इसकी भी एक लिमिटेड है। अगर 5,000 करोड़ से कम का निवेश है तो इसको डिपिट, हमारा डीपीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल जो प्रमोशन वाला है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। डिपिट क्या करता है, उसको परमिशन देता है। और अगर इससे अधिक है तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो समिति देती है। तो ध्यान रखना, सरकारी में पहले क्या है, आपको अनुमति लेनी पड़ती है सरकारी निवेश में, जबकि स्वचालित मार्ग में आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ बैंकों में 49%, टोटल अनुमति कितनी है, 74% की। बैंकों में कितना आ सकते हैं, 49% तक क्या कर सकते हैं, वो स्वचालित मार्ग से आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ निवेश है, विदेशी निवेश है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी। ये वर्तमान में उनकी स्थिति है। इसके अलावा ये बोला कि अगर निवेश तो देंगे, इसके अलावा इनको वोटिंग का राइट भी दिया जा सकता है। अगर कोई विदेशी, ध्यान रखना, निवेश करने से जरूर नहीं आप शेयर होल्डर बन जाए तो आपको वोटिंग का राइट मिल जाए। वोटिंग का राइट, शेयर की अलग अलग चीजें होती है, कुछ शेयरों में आपका वोटिंग को राइट मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। इसमें क्या है कि अगर आपने निवेश किया तो विदेशी निवेशकों को 10% तक वोटिंग का राइट है, वो दे सकते हैं। अर्थात हमने बैंकों में विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसका फायदा क्या हो सकता है दोस्तों? फायदा है कि एक तो बैंकों के पास पूंजी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके निवेश आएगा तो पूंजी बढ़ेगी उनके पास। दूसरा, उनकी प्रतिस्पर्धा वो बढ़ेगी, तकनीकी बढ़ेगी। हो सकता है उनका प्रबंधन उसमें सुधार हो, क्योंकि विदेशी निवेशक आएंगे तो प्रबंधन में सुधार करेंगे। इस आधार पर, और आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत एक बैंक के एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में निवेश करता है तो कहीं ना कहीं इस बैंक की रीच है वैश्विक लेवल पे भी बढ़ती है। इसलिए हमने बैंकों में एफडीआई को अनुमति दे दी है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना, प्राइवेट बैंकों में 74% तक और सरकारी बैंकों में 20% तक ही एफडीआई अलाउ है। अगला है विदेशी बैंक। भारत में आपको पता है कि कोई, जब हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, इसके अलावा यह था कि कोई भी विदेशी बैंक हमारे यहाँ सेटअप हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको हमारे यहाँ सेटअप करने की पूरी अनुमति दी गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसलिए हमारे यहाँ विदेशी बैंक है, उनको सेटअप करने की पूरी अनुमति दी गई है। इन्हीं उद्देश्यों से अगर हम बात करें तो कोई प्राइवेट बैंक भारत में, विदेशी बैंक है, वो भारत में निवेश के लिए आ सकता है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं रहते। लेकिन विदेशी बैंक के हैं उसके दो तरीके से हो सकते हैं, एक विदेशी बैंक सहायक के रूप में और एक ब्रांचेज के रूप में। ध्यान रखना, अब ये क्या है, कोई विदेशी बैंक है वो दो चीज में जमा भारत में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक तो किसी ब्रांच के रूप में और एक किसी सहायक के रूप में। अब होता क्या है, ब्रांचेज का मतलब है कि कोई विदेशी बैंक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कोई बैंक है, जैसे डीवीएस बैंक है, या एक कह सकते हैं हम, एक सिटी बैंक है, ये सब विदेशी बैंक है। तो जैसे मान लें सिटी बैंक है या डीवीएस बैंक है, ये बैंक है, या ओवरसीज बैंक है, ये बैंक है मान लें। अब इसमें यह है कि ये विदेशी बैंक है। अब सिटी बैंक है या डीवीएस बैंक है, ये चाहता है कि भारत में ब्रांच स्थापित किया जाए। तो भारत में ब्रांच, अपनी ही ब्रांच के रूप में एक अनुमति देकर के ब्रांच यहाँ पर सेटअप कर सकता है। एक तो हो गया ब्रांच, जो मुख्य रूप से इसी की ही ब्रांच होती है, सब कुछ कंट्रोल इसी का होता है, वो होती है ब्रांच, जो इसी कंपनी के रूप में काम करती है, अलग से उसे कोई मान्यता नहीं लेने की जरूरत पड़ती। और इसमें क्या होता है कि इसका सब कुछ कंट्रोल है वो विदेश से होगा, जहां इसकी हेड ऑफिस होगी, सिटी बैंक की जहां हेड ऑफिस होगी वहीं से इसका कंट्रोल होगा, है ना। और इसमें किसी प्रकार से इस सागा में अगर बात करें तो सागा कार्यपाल है, ऐसे को हेड ऑफिस है इनकी विदेशी बैंक के साथ, वहां पर इसको मर्ज भी कर सकते हैं। ये होती है हमारी ब्रांचेस के रूप में। और सहायक, अगर ब्रांच की मैं बात करूं तो सहायक का मतलब है कि सिटी बैंक है, अगर एक इंडिया का कोई निवेशक है और इंडिया का कोई निवेशक है, वो कहता है कि भाई मैं भारत में आपके बैंक खोलना चाहता हूं, लेकिन वो बैंक आपसे सिर्फ एक लाइसेंस टाइप में लेगा, आपसे सिर्फ एक लाइसेंस, या कह सकते हैं एक फ्रेंचाइज। जैसे मैकडोनाल्ड आपने देखा हो रेस्टोरेंट,
और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट तो कहीं पर है लेकिन उसकी फ्रेंचाइजी अलग अलग चल रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बैंक है, मान लो सिटी बैंक है विदेश, और उसका कोई भारत में कोई खोलना चाहता है, मैं आपसे हम एक पहचान ले रहे हैं और उसके आधार पर हम यहाँ एक सहायक बैंक के रूप में खोलना चाहते हैं, उसमें पूंजी हमारी लगेगी, कंट्रोल काफी हद तक हमारा रहेगा और हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगी। बस आपको एक भाई आपके आधार पर हम ले रहे हैं, आपके नाम के आधार पर ले रहे हैं, उसे बोलते हैं हम सहायक बैंक। तो इस बैंक में ध्यान रखना, सहायक बैंक जो बैंक होगा इसमें सारी पूंजी भारतीय निवेश ही होगा। दूसरी बात, ये भारतीय दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही चलेगी और शेयर मार्केट से अलग से ये कैपिटल जनरेट कर सकती है और इसको मर्ज नहीं किया जा सकता, ये एक अलग से संस्था के रूप में काम करती है। इसलिए सहायक और ब्रांची के रूप में अलग अलग प्रकार के बैंक हो सकते हैं। हाँ, वो उससे अनुमति मांग सकती है लेकिन होती अलग एकदम से, ये चीज आपको ध्यान में रखनी दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज आपको बेसिकली जो चीज है इनमें अच्छे से ध्यान का रखना है। अगला अगर हम बात करें, अब आप समझ होंगे विदेशी बैंक में सहायक और ब्रांच के रूप में, ब्रांच मतलब उसी की एक ब्रांच जो कंट्रोल भी उसी का रहता है, बस भारत में उसका सेटअप कर जाएगा। सहायक उसी से सिर्फ एक परमिशन लेती है कि हम आपके नाम की एक ब्रांच लगा रहे हैं लेकिन उसमें सारा कंट्रोल सारा निवेश हमारा रहेगा और विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी। अब फायदा क्या है कि अगर कोई सहायक विदेशी बैंक है, अगर हमारे यहाँ सहायक उसकी ब्रांच सहायक बैंक के रूप में सेटअप हुआ है, तो उसमें अगर मान लें सिटी बैंक अगर अमेरिका में डूबता है तो भारत में अगर उसको ब्रांच काम कर रहे तो भी डूबेगी, लेकिन उसका सहायक काम कर रहा है उसके डूबने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि सहायक बैंक में क्या करेगी, जो उसमें कैपिटल लगी है वो भारतीय निवेशक की लगी है और जरूरी नहीं कि भारतीय निवेशक उससे प्रभावित हों, ठीक है ना। लेकिन अगर सिटी बैंक की ब्रांच है तो ब्रांच तो अंतिम कंट्रोल अंतिम कैपिटल कहाँ की है, अमेरिका की है, और हो सकता है कि अमेरिका में होने वाले उस सिटी बैंक में कोई दिक्कत उस बैंक को भी दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो सहायक ब्रांच की इसलिए सहायक ब्रांच है वो शेयर मार्केट से उसको स्वतंत्र होता है और सहायक ब्रांच में जो आर्थिक आघात होते हैं, बाह्य आर्थिक आघात, उससे भी ये बचाया जाता है। इसलिए शाखा और सहायक बैंक के रूप में आप समझ गए होंगे क्या है। इसके बाद आता है दोस्तों डेवलपमेंट बैंक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभी चूंकि हाईलाइट बहुत ज्यादा। डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, विकास हेतु ऋण देना, हेतु वित्तीय सुविधा देना, विकास हेतु वित्तीय सुविधा देना, उसको बोलते हैं। एक तरह से क्या होता है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड बैंक। तो डेवलप्ड बैंक नहीं होते बल्कि क्या है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में होते हैं जो लोग जमा स्वीकार नहीं कर सकते बल्कि निवेश लोन देते हैं। ये लोगों से कस्टमर से पैसा नहीं लेते, जमा नहीं लेते, क्योंकि जमा लेते तो बैंक हो जाते, इसलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जमा नहीं लेते और इनका उद्देश्य विकास होता है। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक व्यवसाय इकाई के रूप में होते हैं। ये क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए, ध्यान रखना एक चीज और, ये लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, और विकास के लिए आपको पता है रोड बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो लॉन्ग टाइम का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे सकते क्योंकि उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं और वापस लौटाते हैं, जबकि डेवलप्ड बैंक जमा स्वीकार नहीं कर सकते, वो तो इधर उधर शेयर मार्केट में बॉन्डों में इक्विटी के माध्यम से पैसा कमा करके फिर लोन देते हैं। इसलिए चूंकि अगर 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 हम देखें, अब देखो थोड़ा सा मैं एक अंतर बताता हूँ, जैसे कॉमर्शियल बैंक में डेवलप्ड बैंक में क्या अंतर है। जैसे आपके कॉमर्शियल बैंक है और डेवलप्ड बैंक, कॉमर्शियल बैंक बेचारे क्या करते हैं, जनता से जमा लेते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, और जमा स्वीकार किए, अब किसी ने जमा स्वीकार किया तो एक इसको देना भी पड़ता है, और जरूरी नहीं कि जमा हो सकता है आज जमा कराइए कल कोई व्यक्ति ले जाए, परसों ले जाए। इसलिए ये और बेचारे कॉमर्शियल बैंक खुद क्या देते हैं, लोन देते हैं दूसरे लोगों को, और लोन जैसे यहाँ से जनता का 100 रुपये लिया, इसी का 50 रुपये इसने लोन दे दिया, अब ये जनता को वापस उसी टाइम जमा करवाएंगे जब यहाँ से पैसा इनका आ जाएगा। ये तो डेली बेसिस के लेन देन पे काम करते हैं। अगर मान लें आज किसी ने जमा करवाया, हो सकता है कल निकाल ले, 1 घंटा बाद निकाल ले, तो ऐसी स्थिति में ये लंबे टाइम के लिए किसी को ऋण दे सकते, लॉन्ग टाइम के लिए ऋण नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता कि अब जमा करवाए लोग कल निकालने आ जाए, हमने 15 साल 20 साल के लिए किसी को लोन दे दिया तो हम बीच में लोगों की जमाएं उनको वापस कैसे करेंगे। इसलिए कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टाइम के लिए ज्यादा ऋण नहीं दे सकते क्योंकि इनका डेली बेसिस पे काम चलता है। जबकि डेवलप्ड बैंक है दोस्तों, ये जमा तो लेते नहीं है, इनके पास खासा आता पैसा म्यूचुअल फंड से,
निवेश से। और निवेश तो आपको पता है, अगर किसी ने कोई, जैसे कोई क्या करेगा, डेवलप बैंक है, मैं हूँ डेवलप बैंक पे जाकर के इन्वेस्ट कर दूंगा, उसका शेयर खरीद लूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, और शेयर इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो मैं 15 साल तक उसमें पैसा निकालने के नहीं जाऊंगा। इसलिए डेवलप बैंक अगले 15 साल तक किसी और को लोन दे सकते हैं, जबकि कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डेली बेसिस पे काम करते हैं। इसी उद्देश्य से अब आपको पता है कि भारत में यदि अवसंरचना का विकास करना है, भारत में यदि बड़ी संस्थाओं को, भारत में अवसंरचना का विकास करना है, व्यापार को बढ़ाना है, निवेश को बढ़ाना है, तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए निवेश चाहिए होता है, और लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कॉमर्शियल बैंक नहीं दे सकते। इसलिए एक अलग संस्था के रूप में डेवलप्ड बैंकों की स्थापना की गई थी, जो जनता से पैसा नहीं लेते, जनता की जमा स्वीकार नहीं करते ताकि तुरंत देना पड़े, वो मार्केट से पैसा लेते हैं, किसी का इन्वेस्टमेंट का पैसा ले लेंगे, अपने छोटे छोटे शेयर जारी करेंगे, बॉन्ड जारी करेंगे, और वो भी लॉन्ग टाइम के बॉन्ड, ताकि 15 साल 20 साल तक के लोन हो, ताकि लोग आसानी से तुरंत ही उनका पैसा वापस ला लें। इसलिए ध्यान रखना, डेवलप्ड बैंक हैं वो कॉमर्शियल बैंकों से अलग हो जाते हैं, और चूंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देते हैं, इसलिए इनकी स्थापना की गई थी। तो अगर बात करें अगर डेवलप बैंकों की, तो डेवलप बैंकों के बारे में आप बेसिकली चीज़ें समझ होंगे कि ये लंबी अवधि के लिए ऋण देते हैं, शेयरों को खरीदकर कानूनी प्रतिबद्ध, यदि ये बिना किस बिके रहते हैं तो मुख्य रूप से शेयरों के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, निवेश के माध्यम से पैसा जमा करा करके लोगों को, बड़े इंडस्ट्रियल और सरकार को निवेश देते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से विकास कर सके। इनका उद्देश्य क्या है? उद्योगों को बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, आवास, और आपको पता है घर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और उसके लिए ईएमआई लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो लॉन्ग टाइम लोन है वो प्रोवाइड करवाते हैं डेवलप बैंक। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कृषि अवसंरचना विकास करना है, बुनियादी विकास करना है, रोजगार सृजन करना है, तो बड़ा फंड चाहिए, और लॉन्ग टाइम के लिए फंड चाहिए, तो यहीं से प्रोवाइड कर। आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए ये काम करते हैं। अगर भारत में इसका विकास की अगर हम बात करें भारत में इसका विकास कैसे हुआ, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, घरेलू और निवेश, आपको पता है बहुत कम था। ये एक काम और करते हैं, देखो उनका एक काम और होता है कि ये बचत को बढ़ाते हैं। बचत कैसे बढ़ाता है? ये डेवलप बैंक है कोई, ये किसके माध्यम से? शेयर के माध्यम से या बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेता है। तो क्या करता है, ये लोग है, जनता है, उसको क्या करता है, इशू करता है, शेयर बॉन्ड इशू करता है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी बचत का एक हिस्सा इसके शेयर और बॉन्ड में लगाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए लोगों की बचत को भी अट्रैक्ट करने के लिए ये डेवलप बैंक काम आता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बैंकों में, अगर नॉर्मल बैंकों में जमा करवाएंगे तो उनको 4%, 3%, 2% है उस लोन मिल, क्या ऋण मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो फिक्स अगर वो म्यूचुअल फंड करेंगे, शेयर में निवेश करेंगे, बॉन्ड में निवेश करेंगे, तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। इसलिए लोगों की बचत को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलपमेंट एक काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास जब स्वतंत्रता हुई, उस समय हमारे पास घरेलू बचत भी नहीं थी और निवेश भी नहीं था। अब हमें घरेलू बचत बढ़ानी है, तो उसके लिए डेवलप बैंक जरूर थे। लोगों की बचत है वो सब इसमें आ गई, और जो पैसा इसके पास आया उसी से इसने निवेश को बढ़ावा दे दिया, इसलिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। तो इसलिए डेवलप बैंकों की हमने अलग से एक शाखा स्थापित करी। और चूंकि डेवलप बैंकों की अगर बात करें तो अंतर यह कि राज्य, ये डेवलप बैंकों की बात करें तो चूंकि औद्योगिक और कृषि विकास का समर्थन देने के लिए हमें बड़ी मात्रा में संसाधनों की जरूरत थी, इसलिए डेवलप बैंक है इनकी स्थापना हमने करी। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो लोगों के पास सेविंग नहीं थी, हमारे पास निवेश भी नहीं था, तो हमें कृषि और औद्योगिक इकाइयों में निवेश करना था, तो हमारे पास कोई सेटअप वैसा होना चाहिए। इसलिए एक डेवलप बैंक बनाए गए थे कि देखो जनता से सेविंग अट्रैक्ट करेगा, और फिर उस सेविंग को निवेश के रूप में इंडस्ट्रियों को देगा, निवेशकों को देगा, सरकार को देगा, ताकि बड़ी मात्रा में लोग वो कर सकें। क्योंकि बैंक ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक को काम है आज लिया कल दिया, आज लिया कल दिया, जबकि आपको पता है अवसंरचना में निवेश करने के लिए लॉन्ग टाइम निवेश चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों के लिए हमने कहीं ना कहीं इन बैंकों के रूप में, डेवलप बैंकों के रूप में ये काम किया, क्योंकि इसमें एक चीज है कि हमें सेविंग, जो जनता की सेविंग है उसको खींचना था लॉन्ग टाइम के लिए। तो बैंक मुख्य रूप से, बैंक तो आपको पता है छोटे छोटे जमा स्वीकार करता है, इसलिए बैंकों से एकदम अलग हो जाते हैं। तो विकास बैंकों की अगर मैं बात करूं तो ओपन मार्केट के अलावा अन्य स्रोतों से इनको, एक तो जनता से भी सेविंग के माध्यम से, जनता से भी आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पैसा लेते हैं ये सरकारी बजट भी, सरकार भी इनको बजट देती है, सरकार कई बार इनका सब्सक्रिप्शन करती है, बॉन्ड जारी करती है ना, इस आधार पर भी इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें पैसे की, तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये क्या है, एक ओपन मार्केट के रूप में। एक तो कहाँ कहाँ से फंड लेते हैं, फंड कहाँ से लेते हैं, एक तो फंड मिलता है इनको कहाँ से, अगर कोई जमा ले रहे हैं लोगों की,
लोगों की सेविंग, जैसे किसी ने कोई जनता की सेविंग है, जैसे बॉन्ड जारी किया इन्होंने, म्यूचुअल फंड जारी की, इसने शेयर जारी किया, एक तो पैसा यहाँ से मिलता है। एक गवर्नमेंट भी इनको दे देती है किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। जैसे इस बार के बजट में हमने देखा है, बताएंगे आगे, वो पैसा मिला है। एक इनको पैसा आता है, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन बॉन्ड जारी करते हैं किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, वो। इसके अलावा सरकार इनको टैक्स फ्री कई फैसिलिटीज देती है, क्योंकि जो इनसे लोन देता है उनको विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। इन पे इनके बॉन्ड है उनको टैक्स फ्री रखा जाता है ताकि लोगों को सस्ता मिल जाए। इतनी सारी फैसिलिटीज के माध्यम से ही ये अपना फंड है वो जुटा पाते हैं, ताकि इनके पास फंड है वो कम लागत में आए। क्योंकि अगर इनके पास फंड कम लागत में आएगा तो निवेश के लिए भी सस्ता देंगे, और यदि इनके पास फंड महंगा आएगा तो ये भी महंगा देंगे। इसलिए सस्ता निवेश करवाने के लिए इनकी चीजें जरूरी है। और ये बैंकों से एकदम अलग होते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, एक तो ये परियोजना प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। अरे हाथ पर फोन बहुत ज्यादा है, सॉरी। और दोस्तों 2 मिनट, 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो चुका है तो थोड़ा ऑफिस से फोन आने लग जाते। तो जो हम डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो बात कर रहे थे, किस तरीके से बैंकों से अलग हो जाते हैं। पहली बात, ये लोगों के डायरेक्ट जमा स्वीकार नहीं करते, बॉन्ड और शेयर के माध्यम से पैसा देते हैं। सेकंड, ये जब निवेश के लिए पैसा देते हैं तो उसमें कोई प्रोजेक्ट को पैसा देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसलिए भारत ने पहले, जब भारत स्वतंत्रता से पहले टाइम की बात करें तो स्वतंत्रता की बात करें उस टाइम, तो भारत में सबसे पहले इसके विकास को जब देखा गया, तो पहले भारत में अगर देखें तो सबसे पहले राज्य वित्तीय निगम 1952 है, इनको स्थापित करने की बात की गई राज्यों के आधार पर। बाद में 1955 पहली बार भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम ICICI की स्थापना की गई थी। और भारत में राज्य जो 1960 के दशक में अगर बात करें तो ये छोटे छोटे ये थे, इनकी स्थिति ज़्यादा हो नहीं पाई अच्छे से, इसलिए सरकार ने फिर विभिन्न प्रकार के निवेश बैंक हैं, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट उनको डेवलप किया, जिसमें आप देख सकते हैं नाबार्ड है। नाबार्ड भी लॉन्ग टाइम के लिए निवेश देता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के निवेश और ग्रामीण अवसंरचना, कृषि विकास की अवसंरचना उसको बढ़ावा देने के लिए। एग्जिम बैंक है, ये व्यापार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस, ये इंडियन रेलवे को पावर चीज को डेवलप करने के लिए, पावर ऊर्जा डेवलप करने के लिए। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हमारे जो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए इसका लोन दिया जाता है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, ये भारत में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए लोन देता है। एक हो गया अपना लघु सिडबी, ये लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, ये भी स्थापित किया गया था भारत में, ताकि इस आधार पर भारत में बहुत सारी डेवलप्ड बैंक है, इनको स्थापित किया गया था अलग अलग क्षेत्र में लॉन्ग टाइम के निवेश के लिए। और चूंकि अगर बात करें, जब उन्होंने उदारीकरण को अपनाया गया तो भारत ने भी इसको निवेश के अंतर्गत जो डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिन्हें हम बोलते हैं डेवलप्ड बैंक, इनको लेकर के हमने भी धीरे धीरे अपनी मात्राएं और जो पूंजी है उनमें सुधार किया गया था और बड़ी मात्रा में इनको बढ़ावा देने की बात की गई थी। बाद में हमारे यहाँ 2020-21 का जो बजट आया, इस 20-21 के बजट में एक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसकी बात की गई है 2020-21 के सब उसमें, और ये हम अभी देखते हैं। उससे पहले कुछ चीजें छूट गई, इनको देख लेते हैं। तो विकास बैंकों के साथ अगर भारत की बात करें तो 1949 में भारत ने औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की, जो 2021 तक भी जारी रहा। अब 2021 में हमारा जो बजट आया है दोस्तों, 2021 के बजट में हमने एक, आपने सुना होगा 2021 के बजट में हम एक डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसकी बात की है। डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसकी बात की गई है, क्योंकि आपको पता है वर्तमान हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए, अवसंरचना के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए, और कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है उसमें लाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में चाहिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए हमें कोई इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टमेंट में हमारी सपोर्ट कर सके। इन्हीं उद्देश्यों से 2020-21 के बजट में एक न्यू डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके गठन की नींव रखी गई थी। और केंद्रीय बजट है, इसमें ये बोला गया कि हमें इंफ्रा का डेवलप करने के लिए, निवेश में वृद्धि लाने के लिए हमें डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके गठन की बात की गई है, जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें लोन दे सके और व्यावसायिक रूप से ये इंस्टीट्यूट हमारे स्पेशली बेसिक जो इंफ्रा है इसको डेवलप कर सके, इसके लिए लोन भी दे दे, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। इन्हीं उद्देश्यों के लिए एक नया बैंक की स्थापना की गई थी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID। और इसके लिए दोस्तों आपने सुना होगा NBFID एक्ट 2021 लाया गया था, है ना।
और इसका मुख्य उद्देश्य हमें NBFID को एक प्रमुख डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि बैंक लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकते। और ये क्या करेगा, DFIA ये मार्केट से पैसा लेगा, चाहे वो शेयर के माध्यम से ले, चाहे बॉन्ड इशू करके ले, कुछ गवर्नमेंट है वो भी इसको सपोर्ट करेगी, सरकार भी अपनी पूंजी लगाएगी और उस आधार पर पैसा लेकर के फिर लॉन्ग टाइम के लिए हमें ये लोन देगा। और दोस्तों अभी वर्तमान हमारे पास निवेश के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं उद्देश्यों के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, इसकी जरूरत क्या थी, इसको क्यों स्थापित किया गया, इसकी विशेषताएं क्या है और किस तरीके से काम करेगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो अभी आप समझ होंगे कि ये 2020-21 के बजट में ये डेवलप्ड फाइनेंशियल बैंक या नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। लेकिन अभी आप समझ होंगे कि ये भी एक क्या डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी विकास वित्त संस्थान है जो मुख्य रूप से लॉन्ग टाइम के लिए लोन देगी। ठीक है, पैसा लेने के लिए चीज में बताई गया। और इसके लिए सरकार ने ये बात बोला है, अगर इसकी बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट की, तो सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के यहाँ शेयर लगाए। इसको कॉर्पोरेट संस्था के रूप में इसको शेयर किया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार के पास शुरू में 100% शेयर की हिस्सेदारी है, धीरे धीरे सरकार को क्या करेगी 26% तक बेच देगी, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता जाएगा सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच करके पैसा निकालती जाएगी। शुरू में इसको 1 लाख करोड़ 20-20 हजार रुपये 20-20 हजार करोड़ करके 5 साल के लिए पैसा दिया जाएगा इसको। उद्देश्य इसका मैं बता दूं, उद्देश्य वही है कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत में बुनियादी ढांचे है उसके लिए ऋण देना, निवेश को बढ़ावा देना और निवेश को अट्रैक्ट करना। जो मैं बता चुका हूँ कि इन बैंकों का उद्देश्य यही होता है कि निवेश अट्रैक्ट करती है, शेयर के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, सेविंग के माध्यम से निवेश को अट्रैक्ट करेगी और लॉन्ग टाइम के लिए फिर निवेश के लिए पैसा देगी। ठीक है, उस तरीके की चीजें काम कर सकते हैं। और ये बॉन्ड पैसा कहाँ से लेगी, बॉन्ड के माध्यम से, पैसा कहाँ से लेगी, लोन के माध्यम से, और पैसा कहाँ से लेगी, डेरिवेटिव के माध्यम से। देखो दोस्तों, आपने 2-3 चीज सुनी होंगी, शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव। ये मान लो कोई भी कंपनी है, उसको पैसा कमाने के 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने कंपनी स्थापित की और मुझे कंपनी के लिए 1,000 रुपये चाहिए थे, 5,000 रुपये, मतलब 1,000 चाहिए, 500 मेरे पास, अब मुझे 500 रुपये और चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 500 रुपये के शेयर इशू कर सकता हूँ। तो शेयर में क्या होता है कि जो मैं शेयर इशू करूंगा तो इसका मतलब है कि वो हिस्सेदार हो जाएगा। अब शेयर में यह है कि अगर मैं प्लस में गया तो इसको प्लस मिल जाएगा, अगर मैं माइनस में गया तो ये भी माइनस मिल जाएगा। तो शेयर में क्या है कि वो लॉस एंड प्रॉफिट का शेयर धारक भी हो जाता है। अगर मैं कोई व्यक्ति किसी कंपनी में शेयर धारक है, तो अगर कंपनी बूम करेगी तो जितनी मात्रा में बूम करेगी उतनी मात्रा में उसको शेयर में वृद्धि होगी, और कमजोर रहेगी तो उसको खुद को ही भुगतना पड़ेगा। शेयर ऐसी चीज है। बॉन्ड में क्या है, एक तरह से लोन होते हैं। बॉन्ड क्या है, एक तरह से लोन है। जैसे मान लें कोई ने बॉन्ड जारी किया तो इसमें आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, एक रिटर्न। अब वो कंपनी घाटे में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, वो होता है बॉन्ड। और डेरिवेटिव ये भी बॉन्ड की तरह होता है, लेकिन बॉन्ड में क्या है कि आपको कुछ संपार्श्विक रखना पड़ता है। जब कोई आपको बॉन्ड इशू करेगी, कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो कुछ देना पड़ता है किसी बॉन्ड धारक को, जबकि डेरिवेटिव में उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई संपार्श्विक की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए डेरिवेटिव में रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई संपार्श्विक नहीं होता, और इसलिए डेरिवेटिव को रिटर्न है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ रिस्क ज़्यादा होती है वहीं रिटर्न ज़्यादा होता है। इसलिए शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव का मामला आप ध्यान रखना। तो ये विकास उद्देश्य के लिए यहाँ से पैसा ले सकती है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो अगर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करूँ, इसका उद्देश्य है कि लोगों से पैसा लेना, चाहे वो लोन के माध्यम से ले चाहे बॉन्ड के माध्यम से ले, और उसको बड़ी प्रोजेक्टों में निवेश करना। ये इसका मेन काम है। इसके अगर कार्य की हम बात करें, देखो कार्य क्या है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण देना, मैं बता एडवांस भी दे सकती है। दूसरा, मौजूदा ऋणों को लेना और पुनर्वित्त करना। जैसे मान लें ए कंपनी को दिया 2020 में, बी कंपनी को देना है उसको 2022 में, तो यहाँ से लिया और इससे इसको दे दिया, यहाँ से लेकर के इसको दे दिया, तो ये काम भी करती है। उससे लेकर उसको देना, दूसरे को लेकर, उसे बोलते हैं रीफंडिंग करना। बुनियादी ढांचा के लिए निजी निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को अट्रैक्ट करना, लोगों को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये कहेगी भाई हम एक प्रोजेक्ट है, मान लो एक सड़क बना रहे हैं बड़ा, इसमें हम निवेश कर रहे हैं और हो सकता है इसमें बढ़िया रिटर्न मिले, तो आप मुझे पैसा दे दो, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसका रिटर्न आपको लौटा दे जाएगा। इस तरीके की चीज़ें करती है। बुनियादी विदेशी भागीदारों को भी लाएगी, उनको टेक्निकल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करवाई। और ध्यान रखना,
जो निवेश किया जाता है उस निवेश में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होगा उसको सेटलमेंट भी करेगी। और भारत में निवेश को लेकर के जितने भी विवाद बने हुए हैं, कहीं निवेश फंसा हुआ है, उनके लेकर के ये विभिन्न प्रकार की जो भारत की सरकारी अथॉरिटी है उनके साथ वार्ता करके उन विवादों को निपटाने में सहायता करेगी। और बुनियादी ढांचा डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल परामर्श भी प्रोवाइड करवाएगी। ये इसके काम, ध्यान रखना इन कामों को, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें धन कहाँ से मिलेगा, तो धन इसको पैसा कहाँ से मिलेगा। दोस्तों मैंने बताया था कि ये मुख्य रूप से पैसा लोन लेकर के डेरिवेटिव के माध्यम से पैसा ले सकता है। और ध्यान रखना इसको एक सुविधा है कि भारतीय रुपये में पैसा ले सकता है, विदेशी मुद्राओं में धन इकट्ठा कर सकता है। ये विदेशों से धन इकट्ठा कर सकता है तो विदेशी मुद्रा में कर सकता है, भारतीय पैसे में कर सकता है। इसको फुल छूट दी गई है। ये बॉन्ड से भी ले सकता है तो डिवेंचर से भी ले सकता है, किसी भी प्रकार से अपना धन ले सकता है। अगर इसमें बात करें तो केंद्र सरकार से इसको सपोर्ट मिल सकता है, आरबीआई भी इसमें पैसा दे सकती है इसको, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों से भी पैसा ले सकता है, म्यूचुअल फंड में निवेश के माध्यम से पैसा ले सकता है, वर्ल्ड बैंक और एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है यहाँ से भी ये पैसा लेकर के निवेश कर सकता है। ये इसके रिसोर्सेज है, ये प्री में पूछे जा सकते हैं। प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा यहाँ से। एनबीएफआईडी को लेकर के इस बार या हो सकता है कभी भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी तक जब से आया है 2021 से क्वेश्चन पूछ नहीं है, तो घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर इसकी बात करें हम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो दोस्तों इसका मैनेजमेंट एक निदेशक मंडल के द्वारा किया जाएगा। एक बोर्ड होगा, इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और उसके अलावा बोर्ड होगा। अब बोर्ड में कौन कौन होंगे, तो एक तो इसमें बोर्ड के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र द्वारा नियुक्त इसका एक अध्यक्ष होगा, क्योंकि एक बोर्ड होगा और बोर्ड का एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष होगा, उसकी नियुक्ति है और रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से करेगी। दूसरा, इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, इसमें 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, केंद्र सरकार के 2 डायरेक्टर होंगे, शेयर धारक जिनका शेयर है वो भी अपने डायरेक्टर चुनेंगे, क्योंकि जिसके शेयर 10% 20% है वो भी अपने डायरेक्टर चुनेंगे, उनकी ओर से कोई जाएगा। और स्वतंत्र निवेशक, कोई ऐसे निवेशक है जो इसमें छोटे मोटे निवेशक बने हुए, उनकी ओर से भी स्वतंत्र निवेशक जाते हैं। स्वतंत्र निवेशक क्या है, इनको वोटिंग का राइट तो नहीं होता, बट काफी डिसीजनों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके ये ध्यान रखना कौन कौन से सदस्य होंगे। और केंद्र द्वारा गठित निकाय, एक केंद्र का निकाय होगा जो मुख्य रूप से केंद्र के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, एक निकाय बनाया जाएगा जो प्रबंधक, जो इसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर है और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनकी सिफारिश करेगा कि हम किस किस को भेजा जाए। और जो स्वतंत्र निवेशक है ये एक आंतरिक कमेटी के द्वारा नियुक्त होंगे। तो ये चीज़ जाना है ना, कौन कौन इसको नियुक्त करेगा, ये प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी। अब इसको केंद्र सरकार क्या सपोर्ट मिलेगा, तो केंद्र सरकार इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी देगी, चुकता पूंजी 1 लाख करोड़ तक की पूंजी देगी शुरू में केंद्र सरकार इसके स्टार्टिंग के लिए, और 20,000 करोड़ रुपए के चुकता पूंजी देगी। 100% शुरू में केंद्र सरकार का रहेगा, धीरे धीरे घटा करके इसको प्राइवेट सेक्टर या किसी और को भी बेच सकती है। और इसमें केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। और अन्य चीज़ों से भी जो फंड उधार लेगा उसमें सरकार 1% 0.1% है उसका रियायत देगी। रियायत का मतलब यह है कि यहाँ से जो लेंगे हम उसमें कुछ हो सकता है कि जैसे कोई लोन मिला कहीं से विदेशी से, वो 2% में मिला है तो उसमें 0.1% है सब्सिडी दे देगी सरकार, उसका बाकी हिस्सा खुद दे देगी। मतलब ये कहने का मतलब विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव और ऐसी चीज, अगर मान लो किसी इन्होंने फॉरेन से लोन लिया है, अचानक फॉरेन की जो मुद्रा, जिस मुद्रा में इन्होंने लोन लिया वो मुद्रा एकदम हाई हो गई, तो चुकाना उसी मुद्रा में। जैसे मान लो इन्होंने $100 लिया है, ठीक है, आज $100 की कीमत 50 रुपये, अर्थात टोटल कितना हो गया 5,000 रुपये। लेकिन 10 साल बाद इनको चुकाना, तो $100 है, ये $100 इनको जो चुकाना पड़े ब्याज सहित, तो उस टाइम इनकी कीमत 100 रुपये हो जाए, तो इनको कितना रुपये चुकाना पड़ेगा, मुद्रा की वजह से इनको 10,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो बीच का लॉस हो रहा है इनका, इनको भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेगी इसका, ठीक है, ताकि ये बेहतर तरीके से काम कर सके। इस एनबीएफआईडी के अनुरोध पर सरकार ने बॉन्ड, डिवेंचर, ऋण आदि की गारंटी भी सरकार दे सकती है, क्योंकि कई बार अभी तो चलो ये सरकार का है तो अभी इसमें लोग निवेश कर सकते हैं क्योंकि सरकार की गारंटी है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी तो उस समय लोगों को लगेगा कि यार इसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस समय सरकार इनकी गारंटी भी देगी कि हाँ इसमें जो निवेश कर रहे हो, जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो हमारी गारंटी पे निवेश कर रहा है, ताकि इसको आसानी से मार्केट से पैसा मिल जाए, ठीक है। अगर जांच एवं अभियोग, अगर मान लें एनएफआईडी के किसी लोग पर कोई केस लग गया, कोई निदेशक मंडल पे केस लग गया, तो कोई भी निदेशक मंडल है, कोई कर्मचारी है या इसके जो भी कर्मचारी है, निदेशक मंडल है या कोई भी लोग है, उनको किसी प्रकार की कोई आपराधिक कार्रवाई या किसी प्रकार कार्रवाई में अगर कोई जांच शुरू करनी है तो पहले इससे सहमति लेनी पड़ेगी सरकार से, ठीक है, तभी जाकर तो जांच कर सकती है, ठीक है। और अन्य विकास वित्तीय बैंक,
जो NBFID एक्ट आया था, इसमें ये बोला गया कि हम NBFID की स्थापना करेंगे। इसके अलावा सरकार अगर जरूरत पड़ी तो अन्य डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको भी लाइसेंस दे सकती है और उनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत पड़ी एक तो क्यों कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, NIP के बारे में आपने सुना होगा। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत अगले 10 वर्षों में लगभग 111 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय अवसंरचना पे खर्च करेगी। तो इसमें पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा देगी NBFID। दूसरा, चूंकि बैंकों का NPA बड़ी मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों के NPA उनको दूर करने में काफी हद तक सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये देखो, ये तो वही चीज एक बार पढ़ सकते हैं। और इसमें 100% वो बताई दिया मैंने पहले, इसमें 100% सरकारी इक्विटी होगी और विदेशी निवेश 74% तक इसमें आ सकता है। ये चीज इसका मेन है। अब इसका वही है, इसकी आवश्यकता की बात करें हम कि आवश्यकता जरूरत है तो दोस्तों, एक तो इसका मेन कारण, अगर आवश्यकता की बात करें, NIP हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 111 करोड़ रुपए का जो निवेश होगा, उसमें बड़ी मात्रा में हमें निवेश चाहिए इसको अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, NPA, बैंकों के पास NPA बहुत ज़्यादा है और बैंक लॉन्ग टाइम के लिए ऋण नहीं दे सकते, इसलिए हमें NBFID की जरूरत पड़ी। तीसरा, अवसंरचना। दोस्तों, यदि हमें अवसंरचना का विकास करना है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट की बात करनी है, भारत इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड या टॉप कंट्री के रूप में बनाना है, तो हमें बड़ी मात्रा में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसके अलावा NBFID है, क्योंकि हमारी एक जो नेशनल बैंक है, ये शुद्ध रिटर्न के रूप में, यानी कि एक चीज और ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाने पे काम नहीं करेगी, ये इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करेगी, ज्यादा निवेश उस पर फोकस करेगी। इन्हीं उद्देश्यों के लिए NBFID की स्थापना की गई। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके लाभ क्या होंगे, ये चीजें आपको क्वेश्चन बना सकती है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। मेन क्वेश्चन यही है, बाकी इसमें ये आपको बेसिक पढ़ लेना, इसमें डायरेक्ट कुछ चीजें हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। चुनौती क्या है इसमें, एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट है इसमें थोड़ा चुनौती का, कि भारत में बुनियादी ढांचे के निवेशक के नियामक मंजूरी पूंजी को फंस। एक बात यह है कि इसमें थोड़ा सा हमारा क्या है कि जो पैसा अगर किसी ने निवेश किया है और किसी दिन डूब गई, या मान लो ये किसी प्रोजेक्ट को पैसा देती है, जैसे NBFID, इसने मान लो कोई पैसा, इसने कोई निवेश दिया किसी प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट अगर मान ले फंस गया, रिटर्न नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? इसके लिए कोई सिस्टम अभी से डेवलप नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें कुछ और सुधार करने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट फंसता है परमिशन लेने में, लैंड की परमिशन, पर्यावरण परमिशन, इन लेने में कोई प्रोजेक्ट फंस जाता है, और जो पैसा किसी कंपनी ने वहां निवेश में लगाया वो फंस जाएगा। इसकी वजह से जब कोई कंपनी ने वहां लगाया है वो पैसा रिटर्न होकर नहीं आएगा, तो फिर वो NBFID को कैसे चुकाएगा? तो इसलिए बोला गया है कि कुछ अलग चीज हमें करनी चाहिए। जैसे एक होता है प्लग एंड प्ले नीति। प्लग एंड प्ले नीति का मतलब सब कुछ तैयार कर दे, गवर्नमेंट है लैंड भी प्रोवाइड करवा दे, गवर्नमेंट है एनवायरमेंटल परमिशन, सब सारी परमिशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा दे, फिर निवेशक जाएगा निवेश कर देगा। तो इससे क्या है कि वो प्रोजेक्ट अटकेगा नहीं। ठीक है, एक हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, यानी हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जो ठेकेदार होते हैं वो प्रोजेक्ट चालू तो कर देते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं करते, और खत्म नहीं करने की वजह से क्या होता है कि वो खत्म नहीं करते तो पैसा उनका फंसा रहता है, और खत्म नहीं करने का उनका एक कारण हो सकता है कि हो सकता है उनको पैसा ना मिले, कुछ चीज हो सकती है। तो ऐसी चुनौतियों से जब हम दूर होंगे तभी NBFID के द्वारा किए गए निवेश का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। इसलिए दोस्तों NBFID के बारे में आपको अच्छे से जानना है। अब इसका एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, NBFID क्या है? क्या 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता करेगी? आलोचनात्मक परीक्षण करना। NBFID क्या है? क्या ये 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की फर्स्ट अर्थव्यवस्था बनाने में काम करेगी? क्योंकि 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम फर्स्ट GDP हो, तो क्या ये 2047 तक भारतीय इकोनॉमी को 2047 तक फर्स्ट GDP बनाने में सहयोग कर सकती है? इसके बारे में आपको इसके पक्ष और विपक्ष से लिखना है। NBFID को अच्छे से पढ़ लेना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हो सकता है क्योंकि बार बार कई बार फोन आने की वजह से काफी डिस्टर्बेंस हो गए, अगर किसी प्रकार का कोई इस टॉपिक में डाउट हो जाए
कन्फ्यूजिंग हो जाए, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, उसको नेक्स्ट वीडियो हम जरूर कवर करेंगे, क्योंकि बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको आपको कवर करना ही है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करें, किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज हो तो आपको पूछना जरूर है, हो सकता है कोई चीज़ समझ, जरूर नहीं कि मैंने समझाया वो 100% आपको समझ में आई गई हो, क्या हो सकता है कई बार मैंने जो चीज़ समझाई हो उसमें कुछ कमी भी रह सकती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दें, लेकिन हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, आप फॉलो अच्छे से करें, जो चीज़ हम बोल रहे हैं ध्यान रखना, जो शब्द बोले उन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो शब्द हमने बोले उसी से आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ते रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे जल्दी इकोनॉमी को हम खत्म करें।